हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैम के गांधी पार्ट 3 को। सो जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को वॉच करके उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, सो चलिए आज हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो गांधी जी के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और आई होप आज तो ये कंप्लीट मैं करवा ही दूंगी, है ना। आज इसे मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूंगी। ठीक है, आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आज हम रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत ट्रेजेडी एंड खिलाफत क्वेश्चन इन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा की। तो ये रहे हमारे गांधी जी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज सविनय अवज्ञा। ठीक है, आंदोलन बोल दो या तकनीक बोल दो एक तरह से। तो जो सविनय अवज्ञा की तकनीक थी तो गांधी जी से पहले क्या किसी ने यूज की थी? यस, यूज की थी। कौन थे वो? मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक ऐसे व्यक्ति थे, ये किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही क्या किया था? यूएसए के अंदर, कहाँ पर? यूएसए के अंदर फर्स्ट टाइम आश्वेतों, जो वहाँ पर जो आश्वेत थे, ठीक है, जैसे काले गोरे में भेद, आश्वेत भेदभाव को, जो भी डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था उसको समाप्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसे समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इस तकनीक का यूज़ किया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार चलाया था, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले इन्होंने ही किया था, फिर वहाँ से फिर गांधी जी देते हैं। फिर दूसरी बार अगर हम देखें तो जो बर्ट्रेड रसेल हैं, बर्ट्रेड रसेल, तो बर्ट्रेड रसेल ने भी परमाणु हथियार की समाप्ति के लिए, जो परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हम जब नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, कौन इनका नाम नहीं जानता? आप सब इनका नाम जानते हो। ठीक है, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनके एक तरह से इन्होंने तकनीक का यूज़ किया था। और अमेरिकी विचारक हैं एक, नोएम चॉम्स्की, सब जानते हैं उन्हें, अमेरिकी विचारक, क्या नाम है? नोएम चॉम्स्की। ठीक है, नोएम चॉम्स्की ने भी गांधी जी की जो तकनीक थी ना, ये गांधी जी की तकनीक, और जो ये ध्यान रखना, जो ये मार्टिन लूथर है ना, तो ये सविनय अवज्ञा तकनीक का यूज़ करते हैं बस। ठीक है, फर्स्ट टाइम किया ये सब चीज़ें, ये सब नहीं होगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यूएसए में आश्वेत भेदभाव समाप्त करने के लिए अवज्ञा आंदोलन यूज़ किया था। बर्टल ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए यूज़ किया था। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में, आपको पता ही है, रंगभेद की नीति के खिलाफ। और अमेरिका के नोएम चॉम्स्की, गांधी जी की जो सत्याग्रह तकनीक थी, ठीक है, सत्याग्रह की जो तकनीक थी, इससे बहुत ज़्यादा क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, अब आप सोचते हो कि इन्होंने किससे लिया? ठीक है, तो गांधी जी ने, ध्यान रखना, गांधी जी ने, क्वेश्चन ये बन सकता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार किससे लिया? तो डेविड थोरो से लिया। किससे लिया था? डेविड थोरो से। तो जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार कहाँ से लिया? तो ये किससे लेते हैं? डेविड थोरो से लेते हैं। ठीक है, इन्होंने किससे लिया? डेविड थोरो से लिया विचार।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने कल आप लोगों को बताया था ये क्या करते हैं, राज्य का विचार पर हम बात कर लेते हैं। तो गांधी जी को कैसा बोला जाता है, गांधी जी को देखें तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी बोला जाता है, अनार्किस्ट, फिलोसफिकल अनार्किस्ट बोला जाता है, यानी अराजकतावादी। इंग्लिश में बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहा जाता है। इन्हें शांतिवादी अराजकतावादी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांतिवादी अराजकतावादी भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए आग्रह किया था, ठीक है। गांधी जी ने राज्य को, जब हम इनके राज्य की बात करते हैं तो चलते हैं आगे, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो गांधी जी जब राज्य की बात करते हैं, हम कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। जब गांधी जी राज्य की बात करते हैं तो राज्य के लिए उन्होंने क्या बोला, गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, इसके विरोध में थे। ध्यान रखना, वो जो गांधी जी हैं राज्य का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आदर्श व्यवस्था राज्य में कोई आवश्यकता नहीं है, आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो उन्होंने राज्य का क्या किया है, विरोध किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है, ऐसा मानते हैं वो। और उन्होंने गांधी जी की संसद को, ध्यान रखना, गांधी जी ने संसद को क्या कहा, गांधी जी ने संसद को बांझ औरत बोला है। क्या बोला है, बांझ औरत, ये गांधी जी बोलते हैं, ठीक है। संसद को यानी पार्लियामेंट को इन्होंने क्या कहा, बांझ औरत बोला है, ये ध्यान रखना। और गांधी जी विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर थे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। उन्होंने पंचायती राज को भी एक तरह से सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने एक तरह से लोगों के वेलफेयर के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। वेलफेयर के लिए बोलते थे, यहाँ वेलफेयर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मैंने कल स्वराज आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। हम ट्रस्टीशिप की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ट्रस्टीशिप। तो जब हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल अगर हम देखें, इसके अनुसार क्या है, गांधी जी बोलते हैं कि ट्रस्टीशिप के अंदर संपत्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। यानी संपत्तिशील व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, मान लो ये वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, यानी क्या हो गया, संपत्तिशील व्यक्ति हो गया, संपत्तिशील व्यक्ति हो गया ना, क्योंकि इसके पास बहुत सारी संपत्ति है। अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है, अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है ये, बल्कि क्या है, ये तो ट्रस्टी है, संपत्ति का ट्रस्टी है एक तरह से, ठीक है। गांधी जी अरस्तू के सिद्धांत के समर्थक थे, और ये चीज़ ध्यान रखना, गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में धरोहर समझने को कहा था। और वो इस सिद्धांत की ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ईश्वर है। अब आप सोच रहे होगे हम तो ट्रस्टी हैं, हम सब जो प्रॉपर्टी हमारी है वो हम सब उसके ट्रस्टी हैं, तो मालिक कौन है, तो ईश्वर है मालिक। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ईश्वर संपत्ति के मालिक होते हैं, ठीक है। व्यक्ति क्या होता है, सिर्फ ट्रस्टी होता है, व्यक्ति संपत्ति का क्या होता है, सिर्फ ट्रस्टी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने, गांधी जी ने दान के भी कई रूप बताए हैं, ठीक है, गांधी जी दान के भी कई रूप बताते हैं। दान, जैसे हम दान देते हैं ना, तो ये श्रम दान होता है, संपत्ति दान होता है, धन दान, भूमि दान होता है, सॉरी धन नहीं भूमि दान, और एक है आपका ग्राम दान, ठीक है, ऐसे करके ये आपके हैं। कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के बड़े समर्थक थे, ध्यान रखना, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के बड़े समर्थक थे। भारी मशीनों के विरोधी थे, वो भारी मशीन जैसे मशीन तंत्र ये सब है, ठीक है, तो वो एक तरह से भारी मशीनों के विरोधी थे, मशीन मात्र के विरोधी नहीं थी, क्योंकि उनका चरखा भी क्या था, सिर्फ एक मशीन ही था, तो वो भारी मशीनों के विरोधी थे, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सर्वोदय की, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा ले लेते हैं कलर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्वोदय की, ठीक है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सबका उदय, सबका उदय होना, सबका उत्थान होना, ठीक है। तो गांधी जी के अनुसार सर्वोदय मतलब होता है, इसका मतलब होता है सत्य और अहिंसा पर जो चीज़ आधारित होती है,
सत्य और अहिंसा पर जो चीज़ आधारित होती है, समाज में किसी ना किसी के अगर हम देखें तो वर्ग संयोग पर आधारित होती है। समाज क्या है? वर्ग संयोग पर आधारित है। तो गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार है वो समाजवाद वाला विकल्प माना जाता है। ध्यान रखना, किसका माना जाता है? समाजवाद का विकल्प माना जाता है। ठीक है, किसका माना जाता है? समाजवाद का विकल्प माना जाता है। और गांधी जी ने जो गांधी जी के अलावा जो और थिंकर है जो सर्वोदय की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, ठीक है, मसरूवाला, दीनकराव देव, ठीक है, ये सब है। विनोबा भावे, ये भी सर्वोदयी थे। ठीक है, और संविधान सभा के अगर हम देखें तो A.N. अग्रवाल, वो भी गांधीवादी थे। ठीक है, जॉन रस्किन की मैंने आप लोगों को बुक बताई दी थी। चलो अब हम बात कर लेते हैं नई तालीम की। किसकी बात करेंगे? नई तालीम, ये भी गांधी जी का ही है। नई तालीम, अभी नई तालीम था क्या? नई तालीम मतलब है पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत। ठीक है, अब क्या किया नई तालीम के अंदर गांधी जी क्या करते हैं? पश्चिमी शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा अगर हम देखें, पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। इसके अंदर पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम देखें तो उन्होंने बोला, इसके अंदर बोला कि शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जो भी आप शिक्षा दी जा रही है तो शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और शिक्षा के चरित्र में विकास और सादगी होनी चाहिए। और किस पर जोर दिया जाना चाहिए? शारीरिक शिक्षा पर। ठीक है, सरल होनी चाहिए शिक्षा, सादगी होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें कुटीर उद्योगों के बारे में बताया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग है ना, हस्तकला सिखाई जानी चाहिए। शिक्षा गाँव में भी प्रदान की जाएगी एक तरह से। तो यही सब क्या था? नई तालीम थी। यही सब क्या था? नई तालीम थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम चलते हैं रॉलेट एक्ट और ये सब चीज़ों पे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कुछ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक्स बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हम रॉलेट एक्ट करेंगे, यहाँ बता देती हूँ मैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बुक्स आप ज़रूर अपने नोट्स जो बना रहे हो उसमें लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ जे.बी. कृपलानी पर। जे.बी. कृपलानी, इनकी बुक है द गांधीयन वे। द गांधीयन वे का एक तरह से ईयर जो है 1938 है। ठीक है, और दूसरी है आई फॉलो महात्मा गांधी। ठीक है, फिर आ जाओ जो जी.एन. धवन है। ठीक है, धवन जो है जी.एन. धवन की है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, मैंने एमजी लिख दिया, आप पूरा लिख लेना, महात्मा गांधी पूरा लिख लेना। ठीक है, फिर आ जाओ दिनकर जोशी की अगर हम देखें तो दिनकर जोशी की है महात्मा वर्सेस गांधी। कौन सी बुक है? महात्मा वर्सेस गांधी है। ठीक है, और इसका ईयर है 2007। वेरी गुड। ठीक है, फिर है आपकी लुइस फिशर की। ठीक है, फिर दूसरी बुक है आपकी लुई फिशर की। तो लुई फिशर की कौन सी बुक है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये लिख लेना, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी है 1950 में। कब लिखी है? 1950 में। ठीक है, गांधी जी ने 2 न्यूज़पेपर एक तरह से आप बोल सकते हो इनका संपादन किया था। तो कौन से थे? हरिजन थे और यंग इंडिया। इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ,
हरिजन और यंग इंडिया, UNG, ठीक है, यंग इंडिया। गांधी जी की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये कब की है? 1929 की है, ठीक है। इनकी एक पत्रिका भी है बच्चों, ध्यान रखना, एक पत्रिका है, कौन सी? जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका ईयर जो है 1909 है, ठीक है। इसका जो ईयर है 1909 है। और एक मशरूवाला जी की बुक है, मशरूवाला जी की जो बुक का नाम है वो लिख लो, गांधी एंड मार्क्स। क्या नाम है? गांधी, इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, हिंदी में भी लिख देती हूँ, गांधी एंड मार्क्स, ठीक है, गांधी और मार्क्स, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो जाता है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। आ जाओ रॉलेट एक्ट वाली स्लाइड पे, ठीक है। ये रहा रॉलेट एक्ट। अब देख लेते हैं रॉलेट एक्ट था क्या। क्या होता है, ध्यान से कहानी की तरह चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पहले ड्यूरिंग देखेंगे, तो जो विघटनकारी गतिविधियां थी उनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके माध्यम से निरंकुश सत्ता स्थापित की गई थी, है ना। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की समस्या का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति रॉलेट की अध्यक्षता में बनी सेडिशन कमेटी। क्या नाम था? क्या होता है जो भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां चल रही थी, ये बार बार परेशान कर रहा है, 2 मिनट रुकना बच्चों, लिख नहीं पा रही हूं मैं। अब ठीक है, अब हो जाएगा। तो क्या होता है, जो भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, कैसे चल रही थी? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, यानी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उनको स्टडी करने के लिए, उनका क्या करने के लिए? उनका स्टडी करने के लिए न्यायमूर्ति रॉलेट, न्यायमूर्ति, एक जज जो होते हैं रॉलेट, इनका नाम क्या था? रॉलेट था, ठीक है। तो इन्होंने रॉलेट के प्रेसाइड में, इनकी अध्यक्षता में क्या होता है, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। क्या बनती है? एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का नाम होता है, इस कमेटी का नाम होता है सेडिशन कमेटी। क्या नाम होता है? सेडिशन, ठीक है, सेडिशन कमेटी होता है, ठीक है। इस कमेटी में क्या था? सरकार विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि सरकार विरोधी जो भी गतिविधियां होंगी वो नहीं होनी चाहिए, सरकारी विरोधी जो गतिविधियां हैं वो बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बंद कर दो, बंद करो ये सब, ठीक है। तो इन सुझावों को कानून को रूप देने के लिए सरकार ने इन सुझाव को कानून का रूप, अभी ये सुझाव था एक तरह से, अब इसको कानून का रूप देने के लिए, लॉ बनाने के लिए क्या किया गया? इसको विधानमंडल में पेश किया गया, विधानमंडल में पेश किया गया, ठीक है। 2 बिल पेश किए गए। तो एक तो इसको ही रॉलेट बिल बोला गया। क्या बोला गया? रॉलेट बिल था ये, ठीक है, जिसे ब्लैक बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक बिल, ठीक है। रॉलेट बिल को ही ब्लैक बिल बोलते हैं, ध्यान रखना, रॉलेट बिल को ही ब्लैक बिल बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल जो थे, आप ये जो एक बिल था, ये दोनों, ठीक है, ये रॉलेट बिल पेश किया जाता है, ठीक है। और इन बिलों के अनुसार ही भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने, राजनीतिक अपराधों का फैसला करने, विघटनकारी गतिविधियों, व्यक्ति को बिना बताए 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान किया गया। इसी बिल के अकॉर्डिंग, इस ब्लैक बिल के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि प्रेस पर अब क्या होगा? अब प्रेस पर सरकार का नियंत्रण होगा और एक इंसान को बिना उसके
मतलब बिना बताए 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान कर दिया गया। अब आतंकवादी हिंसा रोकने के नाम पर ये बिल भारतीय जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने के एक तरह से एक बेकार प्रयास थे, जो मतलब बेकार ही प्रयास थे, क्योंकि इसके रुकना तो था नहीं कुछ भी, ठीक है। एक तरह से बिल्कुल बेफालतू का एक तरह से प्रयास था, इसे हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक बेकार प्रयास किया गया था लोगों की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए, कि कैसे लोगों की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बंद किया जाए। तो ऐसे में क्या होता है, यही था ये आपका, ठीक है। इस पर क्या कर दिया गया, तो ये बिल कर दिया जाता है। तो ये बिल जो था अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के रूप में कानून बना, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही बिल किस में, अनार्कियल, मैं लिख देती हूँ, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कानून बना, ठीक है। अब इस अगर हम देखें तो ये कानून बन जाता है, इसका भारतीय समाचार पत्रों ने जमकर विरोध किया था, जैसे उस वक्त की जो अमृत बाजार नामक थी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, अमृत बाजार, ये आपको बताना है किसकी थी, ठीक है। ये आप बताओगे, अमृत बाजार नामक पत्रिका थी, ठीक है। और न्यू इंडिया था, न्यू इंडिया, ये सब आपको ध्यान रखने, ये पत्रिकाएं हैं उस वक्त की, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाने का उत्तरदायित्व गांधी जी को दिया गया। गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन आरंभ कर दिया। अब गांधी जी क्या करते हैं, रोलट एक्ट के खिलाफ क्या करते हैं, आंदोलन आरंभ कर देते हैं और सत्याग्रह द्वारा इसका विरोध करने का फैसला लेते हैं। तब सत्याग्रह सभा का गठन भी होता है, ठीक है। और एक तरह से अगर हम देखें तो 30 मार्च को होना था एक तरह से, लेकिन 6 अप्रैल को कर दिया गया था। हड़ताल जो थी, हड़ताल घोषित की जाती है कि हड़ताल करेंगे, जिसका दिनांक रखा जाता है 30 मार्च को, लेकिन 30 मार्च किसी वजह से उसका टाइम उसको चेंज कर दिया जाता है, तो 6 अप्रैल कर दिया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में सत्याग्रह 30 मार्च 1919 को आयोजित किया गया था, जब हिंदू मुस्लिम संयुक्त प्रदर्शन हुआ था और सरकार को मार्शल लॉ भी लगाना पड़ा था इसी वजह से, ठीक है। इसके विरोध में जो चल रहा था, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो चल रहा था वो चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये है जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग अमृतसर, ये आप सबको पता है, ठीक है। और ये दिसंबर 2019 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में घटी घटना, पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने परिस्थितियों को बहुत ही गलत ढंग से नियंत्रित किया था। उस वक्त कौन थे, गवर्नर माइकल डायर भी बोल सकते हो यार, ठीक है, डायर जनरल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और इधर हुआ क्या था ऐसा, जो यहाँ पर एक तरह से ये चीज़ें हुई। सबसे पहले आप लोगों को ईयर याद रखना है, ईयर था 1919, ईयर क्या था, 1919। तो यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होने के लिए मना किया गया था कि हाँ भाई एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। तो 1919 को हिंदू सिख मुस्लिम एकता गवर्नर की चिंता का कारण बनी हुई थी। 30 मार्च जो हड़ताल होनी थी उसे 6 अप्रैल को कर दिया गया था, मैंने आपको बताया। गांधी के अमृतसर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि गांधी जी अमृतसर में नहीं आएंगे। तो 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी संपत्ति पर आक्रमण हुआ। 11 अप्रैल को अमृतसर में क्या कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। 11 अप्रैल को अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया और कानून व्यवस्था का जिम्मा जनरल डायर को सौंप दिया गया, ठीक है, जनरल डायर को सौंप दिया गया। और 12-13 अप्रैल को किसी भी तरह जुलूस और आम सभा पर प्रतिबंध लगा दिया कि 12-13 अप्रैल को किसी भी तरीके का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो 13 अप्रैल जिस दिन बैसाखी थी, जिस दिन क्या थी, बैसाखी थी, ठीक है। तो 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग एक आम सभा का आयोजन किया गया। तो जनरल डायर ने इस सभा को अपनी सत्ता के लिए चुनौती माना। जब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर तो लोग इन्होंने क्या माना कि ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आम सभा का आयोजन किया गया और जनरल डायर ने सत्ता को चुनौती माना
और भीड़ की तितर बितर करने का फैसला किया। सारे पंजाब में डर और आतंक का वातावरण पैदा करना चाहता था, तो सेना को बाग में इकट्ठे हुए निहत्थे लोगों पर बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया गया कि जितने भी लोग आपको दिखें निहत्थे लोगों पर गोली चला दो एक तरह से। तो इसी दिन क्या था, 379 लोग मारे गए थे। एक तरह से आंकड़ा बताता है कि 379 जो थे, ठीक है। ये सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको, सरकारी, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें, जो गैर सरकारी था जो एक तरह से तो 1000 लोग, ठीक है, जो मरने वालों की संख्या थी ना वो 1000 तक थी। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 369 लोग मरे थे, लेकिन फिर भी बहुत होते हैं, गलत था ये, है ना। 1000 लोग तक मारे गए थे, सोचो कितने, उससे एक तरह से निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी, ठीक है। तो ये बहुत गलत हुआ था और इसी वजह से अब क्या होता है, गोलियां चला दी गई, ठीक है, इतने लोग मर गए, ठीक है, और कर्फ्यू लगा दिया गया वहाँ पर। हत्या के तुरंत बाद 4 महीने तक कर्फ्यू जारी रहा। लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और विभिन्न वर्षों का कारावास की सजा दे दी गई। 11 जून तक कर्फ्यू चला वहाँ पर, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर इंग्लैंड में 8 महीने बाद पहुंची थी कि ऐसा कुछ भारत में हुआ है, ठीक है। 8 महीने बाद वहाँ पर ये खबर पहुंचती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई थी उसका त्याग कर दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में ही नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। 1913 में उन्हें वो मिली थी, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद ये चीज़ आप बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर हम करेंगे खिलाफत इशू और आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, और एक भारत छोड़ो भी आ जाएगा आपका। तो जितने भी हमारे गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन है वो हम लोग पार्ट कल वाले 4 में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।